अपना अगला टॉपिक है रोलेट एक्ट। पिछली क्लास में हमने महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, वो सफल हुआ। उसके बाद जब उनको अनुसुईया बेन ने पत्र लिखा तो वहाँ चले गए अहमदाबाद और वहाँ पर भी उन्होंने मीर मजदूरों को बोनस दिलवाया और वो सत्याग्रह भी क्या रहा, सफल रहा। और किसानों के लिए, जो किसान मजदूर वर्ग थे, जिनको 1/4 भूमि, अगर उपजाऊ भूमि पर अगर 1/4 भाग अगर खेती नहीं हुआ, फसल नहीं हुआ तो कर माफ हो जाता था। लेकिन अंग्रेज सरकार उस कर को माफ नहीं करना चाह रही थी, तो वहाँ भी महात्मा गांधी ने अपने प्रयास से उसको सफल करवाया। तो महात्मा गांधी जब भारत में प्रवेश कर चुके हैं और वो सत्याग्रह उनकी सफलता और चरम सीमा पर है, तो उसी समय भारत में अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सत्ता एक नया कानून लेकर आती है, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है और इसको कहने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो लिख लो बात कि रोलेट एक्ट को क्या कहा गया है, काला कानून। और इसको किसने कहा है, इनको कहा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको काला कानून कहा है। क्यों कहा है इसका रीजन आगे पता चलेगा। और महात्मा गांधी ने भी कहा है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। महात्मा गांधी ने क्या कहा, इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का ये कानून है जिसको महात्मा गांधी ने कहा, इसको गांधी जी ने कहा। इसको गांधी जी ने कहा। तो रोलेट एक्ट है क्या, ये क्या था, इसको क्यों लाया गया, सबसे पहले इसके कारण को जानेंगे। और रोलेट एक्ट जब भारत में आया तो क्या इससे पहले कोई और कानून नहीं चल रहा था क्या भारत में? तो ऐसा कानून भारत में पहले से था। रोलेट एक्ट आने से पहले इसके जैसा ही एक कानून और था, लेकिन उस कानून का विरोध नहीं हुआ था। लेकिन रोलेट एक्ट में क्या ऐसा रहा कि इसका विरोध किया गया, जिसके लिए संगठन बना और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इसमें क्या ऐसी कौन सी बात रही जो विरोध के लिए आगे लोग आए, जिससे लोग आक्रोशित हो गए, जिससे लोग क्या हो गए, आक्रोशित हो गए? ये क्या कारण था? तो इसके लिए कारण क्या था कि हम बात करते हैं कुछ पहले जाकर, ताकि हम उसके चीज़ों को समझें कि क्या ऐसा कुछ था। तो जब भारत में प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज शामिल थे और भारतीय भी शामिल थे, तो उस समय एक अधिनियम चला था, एक कानून था, भारत सुरक्षा अधिनियम। कौन सा अधिनियम? हाँ, तो इससे पहले भारत में एक था भारत सुरक्षा अधिनियम। इसमें था भारत सुरक्षा अधिनियम। इससे पहले क्या था? भारत सुरक्षा अधिनियम, जो विश्व युद्ध के दौरान था कि भारत की लोगों की सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे उनको मना कर, मान लो आज आपके गांव में, अगर आज आपके गांव में कुछ ऐसा वारदात हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, आपसे कहते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर निकलेंगे तो पुलिस उनको पकड़ कर डंडा मार सकती है, जेल में डाल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई घटना नहीं घटी है और ज़बरदस्ती आपसे कोई कहे कि घर से बाहर निकलोगे तो हम आपको पीटेंगे, डंडा लग के जेल में डाल देंगे, तो क्या ऐसा लोग मानेंगे? नहीं।
तो विश्व युद्ध के दौरान भी सेम सिचुएशन था, सेम ऐसी परिस्थितियाँ थी कि लोग विश्व युद्ध के दौरान कुछ भारत के सुरक्षा के लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए थे कि विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोगों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए भारत सुरक्षा अधिनियम अंग्रेज लाए थे। लेकिन ये बात है 1919 की, तो 1918 में क्या हुआ था, विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 में विश्व युद्ध क्या था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और अंग्रेजों को इसके उपलक्ष्य में एक नया कानून चाहिए था। भारत सुरक्षा अधिनियम के उपलक्ष्य में एक ऐसा कानून चाहिए था जो फिर से शिकंजा यानी भारत पे शिकंजा कसे जाने की बात कही हो। तो भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत ही रोलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना था कि 1919 में रोलेट एक्ट आने के पीछे कुछ कारण रहे। वो कारण क्या था, भारत सुरक्षा अधिनियम। तो लिखो भारत सुरक्षा अधिनियम जब आया तो ये 1918 के दौरान खत्म हो गया। 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो चुका था और इसके स्थान पर अंग्रेजी सरकार कोई विकल्प ढूंढ रही थी, कोई विकल्प ढूंढ रही थी। अब विकल्प क्यों ढूंढ रहे थे, इसके लिए भी कारण है कुछ। ठीक है, इसके लिए विकल्प भी क्यों ढूंढ रहे थे, ठीक है, यानी इसके लिए वो विकल्प ढूंढ रहे थे। क्या था, फिर से बता रहा हूं, समझो इस चीज को। रोलेट सत्याग्रह आने के पहले कुछ कारण रहे। क्या कारण रहे, एक तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जो भारत सुरक्षा अधिनियम है यानी रक्षा अधिनियम, जो रक्षा कानून है भारत का, वो खत्म होने के कगार पे था। क्योंकि कोई अधिनियम उस समय बनाया जाता है जब उसकी जरूरत होती है, लेकिन जब वो काम हो जाता है उसका उस अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने रद्द तो करना चाहा, लेकिन उसके उपलक्ष्य में कोई दूसरा विकल्प ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो रोलेट एक्ट पारित हुआ। समझ में आ गया चीजें। और किसके उपलक्ष्य में हुआ था, तो रोलेट एक्ट क्यों लाना चाह रहे थे, एक तो ये कारण हो गया। और क्या कारण हो सकते थे, आपको पता है उस समय होम रूल आंदोलन बंद हो चुके थे, जिससे कुछ लोगों में आक्रोश भी था। क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे थे। बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन चले थे तो उसके बाद लोग कहाँ बैठे शांत, उसके बाद तो क्रांतिकारी आंदोलन बन रहे। तो क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे, कुछ आंदोलन सक्रिय रूप में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की विचारधारा चेंज हो रही है ना। तो इन सभी को लेकर अंग्रेजों को डर लग रहा था, इसलिए वो इस विकल्प को ढूंढ रहे थे कि इस सुरक्षा अधिनियम की जगह पे क्या विकल्प होना चाहिए। तो सर सिडनी रोलेट, ध्यान रखना, सर सिडनी रोलेट, रोलेट बोलते हैं इसको। तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाई गई, एक जांच कमेटी बिठाई गई और इस जांच कमेटी का काम था, इस जांच कमेटी के काम थे कि क्रांतिकारी षड्यंत्रों का पता करना, क्रांतिकारी षड्यंत्रों का क्या करना, पता करना कि क्रांतिकारी षड्यंत्रों यानी कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं उनका पता करो। और कुछ ऐसे नियम जो इस को नियंत्रित कर सके, जो कुछ इसको नियंत्रित कर सके, यानी एक ऐसा कानून विकल्प ढूंढ रहे थे जो क्रांतिकारी, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे थे।
भाई होम रूल आंदोलन जब खत्म हुआ था तो उस समय भी तो क्रांतिकारी बढ़ रहे थे ना, लोग विरोध में थे अंग्रेजी सरकार के। तो अब क्रांतिकारी लोग बढ़ रहे हैं। पहले क्या थे, नरम दल और गरम दल के लोग थे। पहले नरम दल आए, फिर आए गरम दल। तो गरम दल ने कुछ सभाएं की, जनसभाएं की, यात्राएं की, विरोध किया हर चीज़ों का, लेकिन कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किया। लेकिन अभी हम कुछ पढ़ेंगे पीछे कि कुछ हिंसात्मक कार्य भी हुए हैं। तो इससे सरकार को लग रहा था कि अब क्रांतिकारी घटनाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्रांतिकारी घटनाओं को पता करने के लिए सर सिडनी रोलेट ने इसको एक जांच समिति बनाई और उसे पता करवाया कि क्रांतिकारी षड्यंत्रों का पता करे और इसको नियंत्रित करने का कोई उपाय ढूंढे। ठीक है। और इसमें कुछ सदस्य चुने गए। सदस्य ब्रिटेन के थे, लेकिन वो थे जो भारत के अंदर कोई ना कोई जस्टिस थे, वकील थे। ऐसे लोगों को चुना गया क्योंकि उनके पास ही तो ऐसे केस आते थे ना। तो इसलिए सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने उन लोगों को चुना जो ब्रिटिश सत्ता में रहते हुए ब्रिटिश सत्ता का कार्य कर रही थी, न्याय क्या, और उन्हीं लोगों को यहां पर शामिल किया गया। और सर रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में यह कानून बना, इसीलिए इसका नाम क्या है, रोलेट एक्ट है। तो रोलेट एक्ट एक सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत बनाया गया, उसके विकल्प में बनाया गया, जिससे क्रांतिकारी षड्यंत्रों का क्या लगाया जाए, पता लगाया जा सके। और पता लगाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा सकता है कि रोलेट एक्ट की अध्यक्षता किसने की थी, या इसके अध्यक्ष कौन थे, सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट। और यहां पर इन्होंने कहा कि इसके विकल्प में कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे क्रांतिकारी चीजों को क्या करा जाए, दबाया जाए। ठीक है। अब यहां पर उन्होंने जब इसको जांच समिति उठाई तो उन्होंने एक रोलेट एक्ट पारित हो गया। रोलेट एक्ट पारित हो गया। यह पारित हो गया 1919 में। अब जब रोलेट एक्ट पारित हो गया तो इसके क्या थे, इस रिपोर्ट में, इस रोलेट एक्ट में, इस एक्ट में, इस अधिनियम में क्या क्या थे। तो उस अधिनियम में कुछ बातें कही गई जिसका भारतीय लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसका भारतीय लोगों ने क्या किया, विरोध किया। तो वो कौन कौन सी बातें हैं देखो। हाँ, 1919 में यह एक्ट पारित हुआ था, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में पारित हुआ था। और यह आया क्यों था, सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा कानून को, सुरक्षा कानून जो था उसके जगह पर इसको लाना चाह रहे थे सरकार, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा नियम कानून हो जिससे लोगों को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखा जा सके। तो इस रोलेट एक्ट को लाया गया। तो रोलेट एक्ट की जगह पे इसको भारत रक्षा कानून, जो भारत रक्षा कानून है, सुरक्षा कानून जो है भारत रक्षा कानून वही है। उसमें क्या हुआ कि अगर किसी पर राजद्रोह की अगर शंका भी हुआ, राजद्रोह का, तो उसको बंदी बना लिया जाएगा। और उसमें कोई वकील करने की आपको इजाजत नहीं है, ना ही आप कोई अपील कर सकते हो। और इसमें अगर कोई आता है तो 2 वर्षों तक के लिए उसको सजा भी मिलेगी। 2 वर्ष अधिक का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2 वर्षों की सजा भी मिलेगी। तो कुछ बातें हैं, लिख लो इसमें। तो उस रिपोर्ट में क्या बातें तय हुई, ध्यान दो। जो रिपोर्ट बनी उस रिपोर्ट में क्या क्या हुआ देखो। उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी, लिखो। पहली बात, भारत रक्षा कानून की जगह एक नया कानून लाना चाहिए। इस रिपोर्ट की बात थी भारत रक्षा कानून की जगह एक दूसरा कानून लाना चाहिए। एक दूसरा कानून लाना चाहिए। और इस कानून के जगह पर जो क्रांतिकारी षड्यंत्र है, आंदोलन है, उसको रोका जा सके। तो एक ऐसा कानून लाना चाहिए
जो क्रांतिकारी षड्यंत्रों को रोका जा सके, जो आंदोलन है उनको रोका जा सके। तो ये पारित होता है मार्च 1919 में। कब पारित होता है? हाँ, तो मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास हो जाता है, या सत्याग्रह रोलेट एक्ट पास हो जाता है। अभी सत्याग्रह का नाम नहीं है, पास। तो रोलेट एक्ट कब पास हो जाता है? अब देखो, मार्च की बात है और 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू होगा और 13 अप्रैल को क्या होगा? तो कहीं ना कहीं 1 महीने के भीतर इसका विरोध का प्रदर्शन कितना तेज बढ़ गया, जो हमारे इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसको लोग कभी भुला नहीं सकते। तो रोलेट एक्ट पास होने के लिए इनको कहा गया है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इसलिए कहा था महात्मा गांधी ने कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील की क्या है, ये कानून है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको काला कानून भी कहा। तो ये सारी बातें इस कानून के ऊपर ये दर्शाती है कि इस कानून को केवल और केवल लोगों को, भारतीय लोगों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बनाया गया था, अपने लाभ के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए इस चीज को बनाया गया था। तो भारतीयों को यह लगा कि हमने तो ब्रिटिश सरकार का विश्व युद्ध में साथ दिया। अब सत्याग्रह में वो लोग शामिल होंगे जो ब्रिटिश सत्ता में रहते हुए नौकरी की सैनिकी, जो वहां से निकलकर छोड़कर वापस आ गए थे, वो लोग अभी सत्याग्रह में आ जाएंगे और आगे उस जगह, उस सत्याग्रह में वो मिलकर काम करेंगे। तो अंग्रेजों की ये जो नीयत थी ना, वो लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा था कि अंग्रेज अब अपना फायदा देख रहे हैं, अब हमें नियंत्रण करना चाहते हैं। तो इसलिए रोलेट एक्ट में ये चीज आया। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? मार्च 1919 में। उस रोलेट एक्ट में क्या क्या बातें थी, लिख लो। अगर किसी पर राजद्रोहात्मक शंका होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, गिरफ्तार किया जाएगा। अगर किसी पे शक भी हुआ तो उसको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस रिपोर्ट की पहला नियम यही था कि अगर किसी पर शंका हुआ तो उसको क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। इवन की पत्र पत्रिकाएं अगर कोई छापता है और उस पर अगर राष्ट्रद्रोह का शंका लग रहा है तो उसको प्रकाशन को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसे कानून निकाला था। आगे लिखो। व्यक्ति को वकील करने की इजाजत नहीं थी। व्यक्ति को वकील करने की अनुमति नहीं थी। वकील करने की अनुमति नहीं थी। तीसरी बात लिखो। उन्होंने कहा कि यह गुप्त अदालत के द्वारा फैसला होगा। गुप्त अदालत के द्वारा फैसला होगा और 2 वर्ष की सजा हो सकता है। यानी उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में कि भारतीयों को अगर किसी भी राजद्रोह के लिए अगर लगता है कि वो राजद्रोह के लिए काम कर रहे, क्रांतिकारी है, सिंपल सी बात है, क्रांतिकारी को दबाना चाह रहे थे, तो अगर राजद्रोहात्मक कार्य अगर उनको लगता है, उस पर शंका है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपना वकील नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। जब वकील नहीं तो अपील नहीं होगा उसका। और गुप्त अदालत यानी उसको ये नहीं बताया जाएगा, जैसे एक अदालत होती है ना जो सबके सामने रहता है और न्याय की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक गुप्त अदालत होगी जिसके अंदर उसको सजा सुनाया जाएगा और अगर वो दोषी पाया जाता है तो 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो वो चाहते थे सबको अपने अंदर, इसलिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन होंगे जहां पर वो लोगों को डालेंगे, आगे से देखना, जेल में डाल देते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें रोलेट एक्ट के विरोध में था। और अब रोलेट एक्ट जब पास हो जाता है
तो महात्मा गांधी ने इसे कहा बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की एक्ट कहा। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहा? काला कानून कहा। ठीक है, तो अब जब ये रूलेट एक्ट पास हो जाता है तो इसके लिए अब सत्याग्रह आरंभ होता है। तो अगला हेडिंग लिखो जो हमारा है रोलेट सत्याग्रह। तो रोलेट एक्ट क्यों आया, समझ में आ गया? एक भारत अधिनियम कानून था, भारत सुरक्षा कानून था, जो पहले से चला आ रहा था। विश्व युद्ध के दौरान वो खत्म होने की समाप्ति पर था, कगार पर था, और उसकी जगह पे एक दूसरे कानून को लाना चाहते थे, और सर रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए उसका नाम रोलेट एक्ट पड़ा। और जिसकी वजह से लोगों को कुछ बंदिशें बनाई गई कि अगर किसी भी लोग पर, किसी व्यक्ति पर शंका होता है राजद्रोह का, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो व्यक्ति गिरफ्तार है वो अपना वकील नहीं कर सकता है, उसको वकील करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, उसका जो फैसला होगा वो गुप्त अदालत में होगा, और 2 वर्ष तक की सजा भी इसको मिल सकती है। तो ये बातें उस रिपोर्ट में कही गई, और मार्च 1919 में इसको लागू किया गया था। अब आता है रोलेट सत्याग्रह, कि अब सत्याग्रह लोग क्यों कर रहे हैं, सत्याग्रह का मतलब क्या है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। लिखो यहाँ पे 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है, इस सत्याग्रह से इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखना। तो रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट में यह कहा गया, और उस रिपोर्ट के आधार पर अब लोगों ने सत्याग्रह करना शुरू किया। अब आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो कर थे वो भी बढ़ गए थे, जो महंगाई थी वो बढ़ गई थी। जो लोग विश्व युद्ध में पहले भारतीय लोग कमा रहे थे, क्यों कमा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उनके जो अंग्रेजी जहाज थे वो पहले सैनिकों के खाना, वस्त्र, सैनिकों को ढोने में अपना जो जहाज है वो व्यस्त थे उनके। तो जो भारतीय वस्तु थी ना उसका डिमांड बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि विदेशों से कोई भी वस्तु भारत नहीं आ पा रही थी, क्योंकि सारे जहाज कहाँ व्यस्त थे, विश्व युद्ध में। तो भारतीयों का जो व्यापार है वो फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारतीयों का व्यापार फिर से वैसी हो गया जैसे पहले था। तो कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे लोग सम्मिलित हुए। अब एक रोलेट एक्ट ऐसा था, जलियांवाला बाग एक ऐसा एक्ट हुआ जिसमें पूरे भारत के समाज वर्ग लोगों ने भाग लिया था इसमें। इससे पहले आप देख रहे हो कि किसान शामिल नहीं थे, मजदूर वर्ग शामिल नहीं होते थे, केवल कौन होते थे, शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग। तो ये ऐसा समय आया जब यहां पर हर समाज, भारत के हर प्रत्येक वर्ग, हर समाज के लोग यहां पर शामिल हुए। और इसी के बाद जब रोलेट एक्ट होता है, रोलेट एक्ट के विरोध में जब प्रस्ताव पारित होता है दिल्ली के अधिवेशन में, तो वहां पर चीजें क्या घटती है वो देखो। तो लिखो आगे, लिखो कि एक प्रस्ताव पारित हुआ था। एक क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित हुआ था। वो प्रस्ताव क्या था, कहां पारित हुआ था? तो हर एक प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पास होता था। ठीक है, तो इसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित हुआ, कहां पर? रोलेट एक्ट विरोध। देखो ध्यान रखना, रोलेट एक्ट विरोध प्रस्ताव और रोलेट एक्ट दोनों में फर्क है। रोलेट एक्ट लाया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा, और रोलेट एक्ट विरोध प्रस्ताव पारित किया गया था भारतीयों के द्वारा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन में आया तुम अंग्रेजी लगा दोगे उधर तो गलत हो जाएगा वो चीजें। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। ठीक है, तो लिखो 1918 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और दिल्ली 1918 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हो रहा था। उन्नीस सौ 18 में कांग्रेस का क्या अधिवेशन हुआ? दिल्ली अधिवेशन हुआ था जी। और इस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये क्वेश्चन पूछा सकता है। इस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसी दिल्ली अधिवेशन में, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में
रॉलेट एक्ट विरोध प्रस्ताव पारित। तो पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट विरोध प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पास हुआ था? तो दिल्ली 1918 में। तो नाम क्यों है 1919? बताओ। ये एक्ट पहले बन के आ चुका था, ठीक है, ये जो एक्ट है ये पहले बन के आ चुका था। आगे लिखो। 1918 में ही एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। हाँ, मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय ही थे और रॉलेट एक्ट का विरोध प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। अब इसी समय एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। तो पहली बार बुलाया गया, तो ये बात पेपर में पूछता है कि पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया? तो 1918 में लिखो। और बंबई में बुलाया गया, लिखो। 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। 1918 में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। और विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में। यानी एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया उसी समय, उसी साल, क्योंकि साल में एक बार होते थे, लेकिन एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। और यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। और इसमें दूसरी बात कौन सी घटी? देखो, एक तो विशेष अधिवेशन के ऊपर प्रश्न बन सकता है कि विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1918 में बंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सैयद अहमद हसन इमाम। और इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया। यह बात समझ में आना चाहिए आपको। पहला विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन, दूसरा विभाजन बंबई 1918 में। ये दो सवाल यहां पर आपके बनते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इसको काला कानून कहा, तो इस कानून को कहने के पीछे रीजन क्या था? तो लिख लो बात। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? यदि क्रांतिकारी घटनाएं, भाई इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जिन्ना जी ने कहा, यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है, अगर क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है, तो यह कानून, यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है, मैं लिख देता हूं इसको, यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है, तो यह कानून इस बीमारी का गलत इलाज है। महात्मा मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि अगर क्रांतिकारी आंदोलन क्या है, एक बीमारी है, तो यह कानून जो है ये क्या है, इस बीमारी का गलत इलाज है। इसीलिए इन्होंने इसको काला कानून कहा था।
इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा था, काला कानून कहा था। और जब ये सत्याग्रह पारित हुआ था तो कुछ लोगों ने जो ब्रिटिश सत्ता के केंद्रीय विधानसभा में थे वहां से इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दिया था, तो लिख लो कुछ नाम है जो पेपर पूछा जाता है रोलेट एक्ट के उपलक्ष्य में। तो जिन्ना जी ने क्या कहा, जिन्ना जी ने क्या कहा, ये काला कानून है। और क्यों कहा, क्योंकि एक अगर क्रांतिकारी घटना एक क्या है, बीमारी है, तो यह कानून इस बीमारी का गलत इलाज है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के शब्द थे। अब कुछ ऐसे लोग जो केंद्रीय विधानसभा में थे वो वहां से इस्तीफा देते हैं। तो लिखो केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति, केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा, केंद्रीय विधायिका से क्या इस्तीफा, किसने दिया था, लिखो पहला मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखना मोहम्मद अली जिन्ना निर्वाचित थे, निर्वाचित समझते हो ना, जो चुनकर जाते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय विधायिका में क्या थे और उन्होंने वहां से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। दूसरा व्यक्ति का नाम लिखो मजहरुल हक, पटना में है ना, मजहरुल हक, मजहरुल हक, इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये तीन व्यक्ति याद रखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने केंद्रीय विधायिका से क्या दे दिया उस समय, उस सत्याग्रह, उस रोलेट एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया। और एनी बेसेंट ने इस रोलेट एक्ट का पहले स्वागत किया था। एनी बेसेंट ने पहले इस रोलेट का क्या था, स्वागत किया था। क्यों, क्योंकि वो अंग्रेजों, जब उनको रिहा किया गया था तो अंग्रेजों ने एक मॉन्टेग घोषणा किया था और मॉन्टेग घोषणा को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो उसी उपलक्ष्य में ये इसको क्या कर रहे थे, स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में इसका इन्होंने विरोध किया, किसने, एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, राजनीतिक बच्चा कहा था, कि महात्मा गांधी अभी बच्चे हैं इस राजनीति में। ये किसके शब्द थे, एनी बेसेंट के थे। यानी एनी बेसेंट का और महात्मा गांधी की हमेशा उल्टी वो रहती थी, ठीक है, गिनती। तो ये समझ सकते हो कि होम रूल लीग आंदोलन के बाद एक ऐसा सत्याग्रह और आया जो क्या था, रोलेट सत्याग्रह। देखो रोलेट एक्ट अलग है, रोलेट सत्याग्रह अलग है। रोलेट एक्ट तो वो कानून हो गया जो अंग्रेजों ने पास किया। उस एक्ट के विरोध में भारतीय कैसे उसको वो कर रहे हैं, तो भारतीय उसका विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे तो देखो, अभी तो विरोध ऐसे नहीं कर सकते ना कि जनसभाएं करेंगे तो शंका होगा तो तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, किससे, केंद्रीय विधानसभा से। अब इस सत्याग्रह में वो संगठन बना रहे हैं, अभी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोग या जो अंग्रेज सत्ता है उस पर कोई फर्क पड़े। तो वो अंग्रेज सत्ता क्या कर रही है, वो तो कानून ला चुकी है, अगर कोई दिखे तो उनको जेल में डाल देंगे। तो भारतीय कैसा विरोध कर रहे हैं, तो भारतीय क्या कर रहे हैं, पहला काम हुआ कि केंद्रीय सत्ता से क्या दे दिया, विधायिका से इस्तीफा दे दिया। दूसरा, अब वो संगठन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, संगठन। अब ये संगठन बनाकर क्या करेंगे, तो ध्यान दो, जो होम रूल लीग आंदोलन बंद हो चुके थे तो उसके भी लोग थे, एनी बेसेंट का भी होम रूल लीग था, उसके भी व्यक्ति थे। तो उन्होंने संगठन में क्या करा, जो भी होम रूल लीग आंदोलन के व्यक्ति थे, चाहे वो एनी बेसेंट के द्वारा हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हो, उन सभी लोगों को कहां सम्मिलित किया गया, इस संगठन में बनाया गया। यानी रोलेट सत्याग्रह में उन लोगों को क्या किया गया,
शामिल किया गया। तो पहला लाइन तो यही लिख सकते संगठन में कि होम रूल लीग क्योंकि महात्मा गांधी अब लोगों को इकट्ठा करने लग रहे थे, संगठन बनाकर सत्याग्रह के लिए क्या कर रहे थे, इकट्ठा करने लग रहे थे। तो इसलिए उन्होंने होम रूल लीग के जो भी व्यक्ति थे, जो भी उसके सदस्य थे, उनको अपनी तरफ लिया। और जो गांधी जी एनी बेसेंट के द्वारा जो था होम रूल लीग, यहां लिख लो, तो होम रूल लीग के सदस्य शामिल होने लगे। यहां पे जब शामिल होने लगे तो होम रूल दो थे, एक था बाल गंगाधर तिलक, यानी एक तिलक जी द्वारा, और एक था एनी बेसेंट। अब महात्मा गांधी का एनी बेसेंट विपरीत थे, तो यहां पर एनी बेसेंट का जो होम रूल थे उसका पूर्ण योग नहीं हुआ, उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए महात्मा गांधी। लेकिन तिलक जी द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन था उसका उन्होंने उस सत्याग्रह में पूर्ण उपयोग किया, उनके सदस्यों का। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि एनी बेसेंट विरोध में थी महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी जो है वो एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग आंदोलन है उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाए, उपयोग नहीं कर पाए। बात समझ गया। उसी समय खिलाफत कमेटी बनी थी, तो खिलाफत कमेटी के सदस्य, अब लोग देखो इस जगह पे क्या कर रहे हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं रूलेट सत्याग्रह के लिए, क्योंकि देखो वो कोई आंदोलन कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सदस्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। सदस्यों को इकट्ठा करने से क्या होगा कि जो उनका मेन काम है, क्योंकि देखो सत्याग्रह का काम महात्मा गांधी का था, तो महात्मा गांधी 3 सत्याग्रह में सफल हो चुके थे। तो उन्होंने देखा कि अगर हम कोई, क्योंकि वकील भी थे वो, तो उनको लगा कि अगर हम कोई ऐसा वर्क काम करते हैं जिससे अंग्रेज सत्ता हम लोगों को शंका के आधार पर डाल सकती है, तो हम संगठन बनाते हैं। भाई संगठन बनाना तो कोई लिखा नहीं था उस कानून में कि संगठन बनाओगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, संगठन का यूज कर रहे हैं पूरा। भारत में जितने भी संगठन बन रहे हैं, उस बने हुए थे उस समय सबका यूज किया। तो दूसरा क्या था, खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी खिलाफत आंदोलन के खिलाफ जब आगे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे खिलाफत कमेटी का क्या काम है। और एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई, किसकी, सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। कहां पर, साबरमती आश्रम में। कहां पर किया गया, साबरमती आश्रम में इसको बनाया गया। और यहां पर सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया जाने लगा कि भाई आप सत्याग्रह के प्रशिक्षण लिए जाएंगे, और यहां पर लोगों के हस्ताक्षर, लोगों के हस्ताक्षर लिए जाने लगे, इकट्ठे किए जाने लगे। हजारों लोगों ने यहां पर हस्ताक्षर किए। अब हस्ताक्षर करने से क्या होगा कि इसका विरोध हम कर रहे हैं। तो जब महात्मा गांधी ने लोगों को संगठन से के थ्रू इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने 6 अप्रैल, याद पूछा जाता है कि रोलेट सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह यानी आंदोलन प्रारंभ होता है, हड़ताल प्रारंभ हो जाता है। किसका, महात्मा गांधी के द्वारा। और यहां पर हड़ताल आरंभ, हड़ताल प्रारंभ 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह प्रकाशन होता है, सत्याग्रह पत्रिका प्रकाशन होता है। सत्याग्रह के नाम का एक पत्रिका प्रकाशन होता है 7 अप्रैल को। और इस पत्रिका के माध्यम से भारत में विस्तार करते हैं इस चीज का। देखो ध्यान से, दक्षिण भारत में इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहा था, दक्षिण भारत में इसका प्रभाव नहीं रहा था। इस बात को ध्यान रखना है। यानी दक्षिण भारत के इलाका को छोड़ दो आप, तमिलनाडु, चेन्नई, इन सबको छोड़ दो, तो इसका भाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इस तरीके से जहां भी एरिया है, गुजरात, राजस्थान, वहां पर इन चीजों का, मुंबई, महाराष्ट्र, वहां पर इन लोगों को इस जो सत्याग्रह है वहां पर इस चीज को ज्यादा क्या मिला था, विस्तार मिला था। और
इसके बाद जब 6 अप्रैल को हड़ताल प्रारंभ करते हैं और विस्तार कर लेते हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल 1919 को, इसी के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, लिख लो ये बात, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग, यानी मीटिंग कर रहे थे। अब जलियांवाला बाग के बारे में अलग आगे अगला टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, जलियांवाला बाग को। तो बस यहां लिख लो कि 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। तो महात्मा गांधी 18 अप्रैल 19 नहीं 18 अप्रैल 1919 को ये सत्याग्रह वापस, रोलेट सत्याग्रह या रोलेट आंदोलन जो है वो वापस ले लेते हैं। यानी इस जब हजारों लोग मारे जाते हैं तो महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और यह आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी रोलेट एक्ट के विरोध में एक प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस के अंदर, और जब ये विरोध करना शुरू करते हैं तो 6 अप्रैल 1919 को ये हड़ताल आरंभ होता है, आंदोलन शुरू होता है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को इसी के उपलक्ष्य में, इसी के लिए जब लोग इकट्ठे हुए थे, तो जनरल डायर के द्वारा गोलियों की बौछार कर दी जाती है, जिससे हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी 18 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से रोलेट सत्याग्रह आया। रोलेट सत्याग्रह भारत सुरक्षा अधिनियम जो पहले से चले आ रहे थे, जो विश्व युद्ध के दौरान चल रहा था, तो विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हो रहा था तो वो अधिनियम भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर था। लेकिन उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां ज़्यादा बढ़ रही थी, तो अंग्रेज इसके उपलक्ष्य में इसका विकल्प ढूंढ रहे थे और उसके लिए उन्होंने रोलेट एक्ट पास किया। उस रोलेट एक्ट में ना कोई आप वकील कर सकते हो, अगर किसी पर कोई शंका हुआ तो आप उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। साथ ही गुप्त कमेटी के द्वारा या गुप्त अदालत के द्वारा उसको सजा मिल जाती थी, और सजा कितने वर्षों की थी? 2 वर्षों की सजा मिलती थी उसको। तो इसी के उपलक्ष्य में कांग्रेस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित होता है, और प्रस्ताव पारित होने के बाद विरोध प्रस्ताव पारित होता है, और विरोध प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी विरोध करते हैं संगठन का यूज करते हुए। जो सदस्य पहले से बने थे, होम रूल आंदोलन जो बिखर चुका था, उस समय उस लोगों को इकट्ठा किया, और एनी बेसेंट का जो सदस्य थे उसका कम यूज कर पाए, और जो तिलक जी के द्वारा बनाया गया संगठन था उसका पूर्ण रूप से यूज किया उन्होंने। और खिलाफत कमेटी का जो सदस्य थे उनका यूज किया उन्होंने। इसलिए खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी उनका साथ देंगे। समझा गया? तो हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप सारे कहानी को समझकर आगे रिलेट करोगे तो आपको इतिहास बहुत ही आसान लगेगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हो तो उसके समकालीन कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी आपको दिमाग में होना चाहिए। इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, भारत अधिनियम 1919 भी आया था उसी समय। तो यही समय घटना है कि कुछ कानून यहाँ बन रहे थे राजनीतिक मामले में, और कुछ कानून इतिहास में चल रहे थे। यानी इतिहास और राजनीति दोनों को अगर आप लेकर चलोगे साथ में तो आपको वो चीज़ें अच्छे से और समझ में आ जाएगी। इसलिए जब हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो जब 1919 का घटना पढ़ेंगे तो इस सारी बातों को वहाँ ध्यान रखना है, ताकि कानून क्यों बन रहा है, कहीं ना कहीं कोई घटना होगा, हमें याद नहीं करना, हम उन घटनाओं को समझना है कि इतिहास में ये घटना घटी इसलिए हमने ये कानून बनाया। तो ये सारे चीज आपको रिलेट करके करने हैं। तो
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे।